हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पंचायत पे। मैं हूं आपका अपना नवनीत वर्मा। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी। तो मैं आपको यहां पे शुरू करवाऊंगा रैपिड रिवीजन कोर्स, जिसमें अंतर्गत मैं इन बहुत ही कम समय के अंदर कोशिश करूंगा कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर करवा पाऊँ और टू द पॉइंट आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ जो आपके पेपर के लिए रेलिवेंट है और आपकी तैयारी को बहुत आसानी से मैं कंप्लीट करवा पाऊँ। तो आप सभी को पता है कि यूजी नेट की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुके हैं और फॉर्म भरे जा रहे हैं। तो आप जल्दी से जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिएगा ताकि आप इस एक चिंता से मुक्त हो जाएं कि हमें फॉर्म भी भरना है। तो आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ सेकंड यूनिट हमारे सिलेबस की, जो कि है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें हम करेंगे प्लेटो से शुरुआत। आपको पता ही है कि इस यूनिट का काफ़ी ज़्यादा महत्व रहता है हमारे पेपरों के अंदर, तो काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्लेटो। तो प्लेटो का जो जन्म है वो 427 बीसी के करीब माना जाता है। 427 भी है, कई बुक्स में 428 है, लेकिन 427 28 से मान के 347 बीसी तक इनके जन्म को माना गया है। तो आज हम इनके बारे में ही चर्चा करेंगे। वैसे तो इनके बारे में इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो प्लेटो हैं ये हमारे सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन है खुद में खुद। ठीक है, तो फिर भी मैं इनके बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। तो हमारे जो R.W. एमर्सन है, R.W. एमर्सन, इन्होंने कहा था कि प्लेटो ही फिलोसफी है। प्लेटो इज फिलोसफी एंड फिलोसफी इज प्लेटो। आप इस लाइन से अंदाज़ा लगा सकते हैं इनकी कितनी इंपॉर्टेंस रही होगी कि प्लेटो ही फिलोसफी है। वो अकेला इंसान ही पूरी फिलोसफी है और पूरी फिलोसफी ही प्लेटो है। R.W. एमर्सन ने इनके लिए बोला गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है प्लेटो की। फिर एक इनके ग्रेटेस्ट क्रिटिक माने जाते हैं कार्ल पॉपर। उन्होंने भी इस बात को माना है कि प्लेटो की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने बोला था कि इधर वन कैन बी प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नॉट बी नॉन प्लेटोनिक। तो आप समझ सकते हैं कि या तो कोई प्लेटोनिक हो सकता है या उसका विरोधी हो सकता है कि नॉन एंटी प्लेटोनिक है, बट कोई ये नहीं कहेगा कि नहीं प्लेटो को मतलब एग्जिस्टेंस ही नहीं प्लेटो की हमारे इस वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, और जो प्लेटो हैं उनको क्या माना जाता है, पॉलिटिकल फिलोसफी का फादर भी माना जाता है। ठीक है, और प्लेटो ने एक एकेडमी फाउंड की थी। प्लेटो की एकेडमी है जो एथेंस में है। तो वहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते थे और इनका जो पढ़ाने का मतलब ये जिस चीज़ के बारे में फॉलो करते थे तो आइडियलिज्म को फॉलो करते थे। आइडियलिज्म होता है कि एक चीज़ को सोचिए आप, मतलब कि हाँ ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। अब रियलिटी में जो हो रहा है वो अलग है, वो है रियलिज्म। बट आप सोचें कि हमें ऐसा होना चाहिए, कि हम एक सोचते हैं ना कि हाँ बस ये चीज़ परफेक्ट है, ऐसा होना चाहिए। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं आइडियलिज्म। तो किस चीज़ को फॉलो करते हैं इनकी, ये आइडियलिज्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो आइडियलिज्म में आप समझते हैं कि सारी चीज़ें परफेक्ट ऐसे दुनिया में नहीं होती। जो सोचते हैं वो अलग होता है, जो रियलिटी में होता है वो अलग होता है। तो आइडियलिज्म है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको यूटोपियन भी बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, आप इनको मार्क कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आगे हम अब देखेंगे कि इनके ऊपर जैसे हमारा सबसे फर्स्ट ये हम इस टाइप से प्लेटो को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्लेटो का इंट्रोडक्शन। ठीक है, थोड़ा हम जो भी इसमें दो चार पॉइंट होंगे वो कवर करेंगे जो हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम देखेंगे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कि क्या टाइम रहा, क्या टाइम फ्रेम था, क्या क्या वजह थी, किस वजह से प्लेटो ने ऐसा कहा, क्यों कहा।
तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे इन्फ्लुएंसेस क्या-क्या हैं प्लेटो के ऊपर, किसके इन्फ्लुएंसेस हैं, क्या उनकी मेथोडोलॉजी है, क्या उनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, बुक्स हैं, तो उनकी फिर थ्योरी ऑफ आइडिया है, फिर उनकी थ्योरी ऑफ सोल है, थ्योरी ऑफ मेटल, मिथ ऑफ मेटल बोलते हैं जिसे, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन है, थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, फिर फिलोसफर किंग है। तो इन सब के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आपको मैंने बता दिया था, इनका टाइम फ्रेम रहा है 427 से 347 बीसी के अंडर, और ये जो पैदा हुए थे वो हुए थे एथेंस में, ठीक है। एथेंस में इनको पैदा हुए थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी और फाउंडर ऑफ फिलोसफिकल आइडियलिज्म। ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आगे अब हम बढ़ते हैं। आगे है जी हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट। उस समय की बात है कि उस टाइम पे हुआ था पेलोपोनेशियन वॉर। पेलोपोनेशियन वॉर हुआ था जो एथेंस और स्पार्टा के बीच में होता। किसके बीच में हुआ था? एथेंस और स्पार्टा। और इस वॉर में क्या हुआ था? स्पार्टा जीत गया था और एथेंस हार गया था। तो जो हमारे प्लेटो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते थे? वो एथेंस से बिलोंग करते थे। तो उनको बहुत सदमा लगा है, धक्का लगा कि हम हार कैसे गए, क्या वजह है इस हार की। तो उनको उस बात का पता लगाना था। जैसे ही वो उस बात का पता लगाने के लिए जाते हैं तो वो अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी, अपनी थ्योरीज देना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था? डिफीट हुई एथेंस की। तो इसमें जब इनको पता लगा कि हाँ ऐसा ऐसा है कि हम हार गए हैं, तो उसने वो रीज़न जानने चाहिए कि वजह क्या है जिस वजह से हम हारे हैं। तो उसने जो वो फेज़ था वो कैसा था? मोस्ट ट्रबल्ड फेज़ रहा है, क्योंकि जैसे मोस्ट ट्रबल्ड फेज़ में मतलब उसने बहुत कुछ झेला उस समय में। मोस्ट ट्रबल्ड फेज़ था उसके टाइम का वो। और उस टाइम पे उन्होंने क्या पता लगाया कि यहाँ पे जो रूल कर रहे हैं ना वो टायरनी वाले लोग रूल कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या है? करप्ट पीपल हैं। जो रूलर हैं वहाँ के, वो क्या हैं? करप्ट हैं। उन्होंने क्या कर रखा है? करप्शन फैला रखा है। वो कहीं भी मतलब जो अच्छी चीज़ें जैसे गवर्नमेंट की चीज़ें हो तो उनको प्राइवेट एंड के लिए यूज़ करते हैं। लाइक अब कोई आईएएस ऑफिसर है, वो उसको कार मिलती है, लेकिन वो क्या करता है कि उसकी बीवी उस कार में बैठ के सब्जी लेने जा रही है। तो ये क्या हो? एक टाइप का करप्शन है कि हम पब्लिक गुड्स को प्राइवेट एंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का उसने स्टडी की कि हाँ ये वजह है, क्यों है। तो उसमें क्या हो रहा है कि करप्शन हो रहा है। करप्शन की वजह से क्या हो रहा है? लोग मिसबिहेव कर रहे हैं, मिसकंडक्ट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? हम अंदर से वीक हो गए हैं, और वीक होने के कारण क्या है? हम हार चुके हैं और हमारा सिस्टम अंदर से पूरा खोखला हो गया है, ठीक है जी। उसके बाद तो यहाँ पे डिफीट होगी एथेंस की। फिर हुआ था एक एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेट्स। एग्जीक्यूशन ऑफ सोक्रेट्स क्या है कि यहाँ पे जिस टाइम सोक्रेट्स है जो वो प्लेटो के हैं, क्या है? टीचर थे। तो वो उनका काम था कि वो लोगों को टीचिंग देते थे और उन्हें बताते थे कि रियल नॉलेज क्या है, एक्चुअल नॉलेज क्या है, ठीक है। जिसमें मतलब लाइफ में आगे आगे बढ़ा जाए। हमें एक्चुअल नॉलेज का हमें पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। तो उस चीज़ को सिखाते थे। अब जो इनके अपोनेंट्स थे वो क्या करते थे? वो लोगों को सिर्फ राजनीति में एंट्री करने के बारे में बताते थे कि राजनीति में एंट्री कैसे होगी, अपने प्रॉफिट कैसे बनेंगे। सिर्फ लाइफ में गेन एंड गेन, गेन गेन गेन, सिर्फ गेन करने के बारे में बताते कि पैसा इकट्ठा कैसे होगा, सिर्फ पावर इकट्ठी कैसे होगी। तो उस चीज़ के बारे में बताते थे। तो वो चीज़ें देखते हुए सोक्रेट्स ने उनको रियल लाइफ का मीनिंग के बारे में बताने लगे। लेकिन जो वो सोक्रेट्स के अपोनेंट हैं उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और उन्होंने जो वहाँ के रूलर्स थे उनके सामने कंप्लेंट कर दी कि जो सोक्रेट्स हैं वो भड़का रहे हैं हमारी जनता को। और फिर तो भड़का भड़का इनके ऊपर ये एलिगेशन लगाएगी कि वो जनता को मतलब विरोध में खड़ा करना चाहते हैं स्टेट के, और इनको क्या दिया गया? इनको मौत की सज़ा सुनाई गई। इन्हें बोला गया कि आपको जहर पीना पड़ेगा। तो सोक्रेट्स ने उनकी उस बात को मान लिया।
तो सोक्रेट ने जब उनकी बात को मान लिया तो प्लेटो को इस बात का बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि जो बंदा स्टेट की अच्छाई के बारे में बात करता है उसे जहर पीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो फिर क्या हुआ कि सोक्रेट्स उस टाइम पे चल रही थी वहाँ पे डेमोक्रेसी, तो वहाँ पे फिर प्लेटो को डेमोक्रेसी से क्या होगी, नफरत हो गई। ठीक है, तो इसलिए क्रिटिक ऑफ डेमोक्रेसी एज अ रूल ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि वो है तब से वो उनका डेमोक्रेसी का क्रिटिक हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने बोला कि ये इग्नोरेंट पीपल्स की जो है वो रूल है, इसमें अच्छे लोग जो है वो रूल नहीं करते, इसमें इग्नोरेंट पीपल रूल करते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लुएंसेस, क्या क्या इन्फ्लुएंसेस हैं प्लेटो के ऊपर, किस किस के इन्फ्लुएंसेस हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं जी सोक्रेट्स। सोक्रेट्स के डायलेक्टिक एंड नॉलेज इज वर्च्यू। डायलेक्टिक एक मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जैसे पहले मैं कुछ बोलूँगा, फिर सामने से आप कुछ बोलेंगे, फिर उस बात, दोनों बातों से एक अलग बात निकलेगी, तीसरी बात हम एक मतलब पॉइंट पे निकलेंगे कि हाँ ये बात ठीक है, फिर वो पॉइंट रखा जाएगा, उसके सामने एक अलग पॉइंट होगा, तो उन दोनों पॉइंटों में से फिर एक बात निकलेगी। ठीक है, तो ऐसे कर करके क्या बनेगा, एक फाइनल बात पे पहुंचा जाएगा कि हाँ ये बात सही है। ठीक है, जैसे एक सेकंड। तो उसके बाद क्या है कि उसके बाद आए जी पाइथागोरस। पाइथागोरस का क्या है इनके ऊपर, थ्योरी ऑफ सोल और ज्योमेट्री। पाइथागोरस आपको पता है कि मैथमेटिशियन रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छी ज्योमेट्री का जो थ्योरीज है उनकी खोज की है। तो इन्होंने, इनका भी इन्फ्लुएंस रहा है प्लेटो के ऊपर। फिर आते हैं जी पैरामेडीज। पैरामेडीज आइडिया ऑफ परमानेंस, यानी परमानेंट रहने की। तो ये कहते हैं कि आइडिया है ना जो, वो परमानेंट है, और जो वर्ल्ड है वो चेंज होता रहता है, लेकिन आइडिया कभी चेंज नहीं होता। अब दिमाग में आप सोचो, जैसे एक चेयर है, आपने दिमाग में सोचा वो चेयर, आपके आइडिया आएगा चेयर का कि कैसी होती है चेयर, चार टांग होती हैं उसके, बैक सपोर्ट होती है, आर्म रेस्ट होते हैं उसके। तो लेकिन जो रियल वर्ल्ड में देखेंगे, रियल वर्ल्ड में तो चेयर के बहुत से टाइप मिल जाएंगे, लेकिन जो आइडिया क्या है, आइडिया वही रहेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में अलग अलग टाइप की मिल जाएंगे वो चेयर। ठीक है, तो ऐसे ही फिर हाँ हेराक्लेटस है जो इनका, जिनके ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा है। तो इन्होंने बताया था कंसेप्ट ऑफ चेंज, की वर्ल्ड है वो डेली चेंज होता रहता है, वो एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मैथडोलॉजी, कि इनकी क्या मैथडोलॉजी, डायलेक्टिक, ये जो इन्होंने कहाँ से लिया, सोक्रेट से लिया है। ठीक है, उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग, उसके बाद ये क्या थे, आइडियलिस्ट थे और यूटोपियन पर्सपेक्टिव। तो हम डायलेक्टिक के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें डिबेट डिस्कशन डायलॉग होते हैं, कि पहले एक बोलेगा, यानी पहले एक थीसिस आएगी, फिर इसके अपोजिट में क्या आएगी, एक एंटीथीसिस आएगी, और यहाँ से निकलेगा क्या, सिंथेसिस। ठीक है, तो फिर ये सिंथेसिस क्या बन जाएगी, थीसिस बन जाएगी। फिर थीसिस के खिलाफ में क्या आएगी, एंटीथीसिस आएगी। फिर ऐसे ही फिर एक सिंथेसिस निकल गया। ऐसे ही एक टाइम आएगा जी जहाँ पे हम फाइनल उस पर पहुंचेंगे। तो इसे क्या बोलते हैं, डायलेक्टिक मेथड बोलते हैं। वेट अ मिनट गाइस। ठीक है, फिर आता है जी डिडक्टिव रीजनिंग। ये वर्ड आपने बहुत बार पेपर में देखा होगा अगर आपने पहले नेट का एग्जाम दिया है। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव दो टाइप की रीजनिंग होती है। ठीक है, डिडक्टिव होती है जनरल टू पर्टिकुलर,
बस यही क्वेश्चन आता है कि जनरल टू पर्टिकुलर क्या है, या फिर डिडक्टिव रीजनिंग किसे कहते हैं, जनरल टू पर्टिकुलर। और होती है एक इंडक्टिव। इंडक्टिव होती है पर्टिकुलर टू या फिर इंडिविजुअल टू जनरल। तो जनरल टू पर्टिकुलर में क्या है कि जो चीज़ हम जनरल पे अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको हम किसी पर्टिकुलर पे अप्लाई करेंगे तो वो वहाँ पे भी वैलिड होगी। ठीक है, ये है डिडक्टिव रीजनिंग। फिर आता है जी आइडियलिस्ट थॉट। है आइडियलिस्ट थॉट यानी आइडियल, हम जैसे सोचते हैं ना कि मेरे को वैसा बनना है, मेरा आइडियल वो है, तो उसी तरीके से आइडियलिस्ट थॉट होता है कि हाँ वैसा होना चाहिए, व्हाट ऑट टू बी। किस पे फोकस करते हैं ये, प्लेटो फोकस करते हैं व्हाट ऑट टू बी। ठीक है, व्हाट इज पे फोकस नहीं करते, ये व्हाट ऑट टू बी पे फोकस करते हैं। और ये क्या है, यूटोपियन है। यूटोपियन पर्सपेक्टिव यानी वैसा सोच सकते हैं बट होना बहुत मुश्किल है, कि सोच तो कुछ भी लो लेकिन जो रियलिटी में होता है वो अलग होता है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, यूटोपियन थिंकर बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद हम इनके की वर्क्स देखते हैं, इन्होंने क्या क्या जो अपने बुक्स हैं वो लिखी हैं। इनकी सबसे फेमस बुक है द रिपब्लिक कंसर्निंग जस्टिस। जस्टिस को लेकर इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। द रिपब्लिक इनकी फेमस बुक है। फिर आती है जी इनकी द स्टेट्समैन, इसमें इन्होंने टाइप ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया है। फिर आती द लॉज, ये इनकी सेकंड बेस्ट स्टेट एंड रूल ऑफ लॉ की बुक है। ठीक है, द लॉज। इनकी और भी काफ़ी बुक्स हैं, मैं आपको बताता हूँ, आप नोट कर सकते हैं। इनकी बुक आई थी जी आगे, लेट्स स्टार्ट हियर इज द फर्स्ट वन, अपोलॉजी। फिर आती है क्रीटो, सॉरी, क्रीटो, फिडो, मेनो, ये इनकी बुक्स हैं। गोर्जियास। ठीक है, रिपब्लिक हो गई है। ये कुछ बुक्स हैं जो आप साथ में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। हमारा जो इनके द्वारा थ्योरीज दी गई हैं, ठीक है, इन्होंने क्या दिया है कि थ्योरीज दी हैं कुछ, उनके ऊपर हम अब चर्चा करेंगे। तो थ्योरी ऑफ आइडिया, इनका मानना था कि आइडिया है ना, जो जैसे मैंने चेयर का एग्जांपल दिया था कि हाँ एक चेयर होती है उसका आइडिया होता है, वैसे ये मानते हैं कि आइडिया है वो फॉर्म, वो जो हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं ना वो तो एक शेडो है आइडिया की। यानी कि जैसे हमारी परछाई होती है, परछाई में जो होती है वो असलियत में आदमी थोड़ी होता है या फिर कोई इंसान थोड़ी होता है, वो क्या होता है, परछाई होती है। ऐसे ही ये आइडिया कहते हैं, आइडिया जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ें हमें दिख रही हैं वो क्या है, वो आइडिया की परछाई है। ठीक है, तो इसको इन्होंने समझाया है एलिगरी ऑफ केव के माध्यम से। ये क्या करते हैं कि जैसे मैं आपको थोड़ी कोशिश करता हूँ, मेरी ड्राइंग ज़्यादा अच्छी तो नहीं है बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ये केव है, ठीक है, और यहाँ पे एक इंसान बैठा है, ठीक है, तो इसके हाथ बंधे हुए हैं और इसका जो फेस है वो इस तरफ है। ठीक है, और इधर से क्या है, इधर आग जल रही है। ठीक है, अब इधर आग जल रही है, तो यहाँ से अगर कोई क्रॉस होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इसकी परछाई बनेगी इस दीवार के ऊपर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, तो सॉरी। तो जो यहाँ से, अगर यहाँ पे आग जल रही है तो यहाँ से अगर कोई क्रॉस करेगा तो उसकी परछाई इस दीवार पे बनेगी। ठीक है, और इस जो मनुष्य है, आदमी है, इसका फेस इस तरफ है, तो इसको जो यहाँ पे जो चीज़ दिख रही है ना वही रियलिटी है। यहाँ पे इसके साथ दो तीन और लोग हैं।
ठीक है, तो सबका फेस हाथ बंधे हुए हैं और फेस इस तरफ है, तो इनको जो भी इस दीवार पे दिख रहा है ना एज अ शेडो, वो इनको लग रहा है वही रियलिटी है। तो क्या होता है कि एक आदमी क्या होता है कि सक्सेस हो जाता है अपने हाथ खोल के यहाँ से बाहर जाने के लिए। जैसे वो बाहर जाता है और वो बाहर आके जब देखता है बाहर की दुनिया को, तो उसको लगता है कि ये चीज़ जो हम देख रहे हैं वो तो शेडो थी, लेकिन जो रियलिटी है वो बाहर है क्या। तो आप समझ रहे हैं ना कि बाहर की क्या कहना चाहता है उसमें। और वो आदमी कौन था, वो सोक्रेट्स था, ठीक है, जो ये चीज़ करके तो वो बताता है कि बाहर जो आगे इनको आगे वापस बताता है कि ये तुम इधर बैठे हो, बाहर बहुत कुछ है, ये जो हम देख रहे हैं ये शेडो है। तो ये लोग क्या करते हैं कि कहते हैं नहीं तुम गलत हो, तुम्हें कुछ नहीं पता, यानी इसको झूठा बोल देते हैं, इसको गलत साबित करते हैं। तो यहाँ पे सोक्रेट्स क्या कहता है कि जो इग्नोरेंस है, जो लोगों के इग्नोरेंस है वो उनको आगे नहीं बढ़ने देती और उनको पता ही नहीं चलता कि रियलिटी क्या है और शेडो क्या है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे आई थिंक। तो इसमें इन्होंने इग्नोरेंस और इनलाइटमेंट के बारे में बता दिया था एलोगरी ऑफ केव के अंदर। तो यहाँ पे क्या स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और मटेरियल वर्ल्ड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी गॉड का वर्ल्ड, जहाँ पे कहते हैं कि एक अलग फॉर्म से बनी हुई है, अलग तरीके से, कि हाँ जो आइडिया है वो अलग है, लेकिन जब मटेरियल वर्ल्ड में देखते हैं वो चीज़ें अलग होती हैं। ठीक है, तो इसके लिए ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें नॉलेज होनी चाहिए, तभी हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में पता कर सकते हैं। आगे आता है जी थ्योरी ऑफ सोल। तो थ्योरी ऑफ सोल में जो ये हैं वो बताते हैं कि जो तीन टाइप के इन्होंने इसको डिवाइड किया है, तीन टाइप के इंसानों में, कि एक तो जिसके अंदर अच्छे खासे मतलब रीज़न हो, रीज़न यानी कि तर्क विचार करने की शक्ति हो। ठीक है, और फिर आता है जी सॉरी, फिर आता है करेज, फिर आता है एपिटाइट। तीन टाइप के उसके बारे में बताया गया है। तो जिसके अंदर रीज़न डोमिनेट होगा ना, जिस क्लास के अंदर रीज़न डोमिनेट होगा, रीज़न यानी जो इसके अंदर कारण को पता, तर्क पता करने की क्षमता ज़्यादा होगी। एक इंसान के अंदर होंगी तीनों चीज़ें, लेकिन जिसके अंदर रीज़न ज़्यादा डोमिनेट करेगा वो किस क्लास का बंदा बन जाएगा, गोल्ड क्लास का। और गोल्ड क्लास के अंदर क्या होगी, विजडम होगी, नॉलेज होगी और उसको क्या होता है, रूलिंग। तो उसको रूलिंग क्लास बोलेंगे, यानी वो क्या करेगा, रूल करेगा, तो उसे बोलेंगे गोल्डन क्लास का बंदा है, गोल्ड क्लास। और जिस बंदे के अंदर करेज होगा जिस बंदे के अंदर करेज होगा, तो करेज वाला क्या करेगा, उसको बोलेंगे हम सिल्वर क्लास। और जिसमें करेज होता है यानी इमोशंस होते हैं, वो क्या करता है, सोल्जर बनेगा। ठीक है, जो क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। और फिर तीसरा क्या आएगा, एपिटाइट। जिसके अंदर एपिटाइट यानी भूख होगी, वो क्या बनेगा, कॉपर क्लास का बंदा बनेगा। जिसके अंदर भूख होगी वो क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, प्रोडक्शन का काम करेगा। ठीक है, तो जब ये तीनों लोग अपना अपना काम करेंगे ना, तभी सोसाइटी में क्या बन पाएगी, हार्मनी बन पाएगी। ठीक है, प्लेटो क्या कहता है कि स्टेट है ना जो, वो इंडिविजुअल फ्रिट लार्ज है, कि स्टेट एक आदमी को जैसे हम कर लेते हैं स्टडी, तो जैसा वो सोचेगा वैसे ही एक स्टेट काम करेगा। ठीक है, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज। तो जैसे हम स्टेट की एक इंसान की स्टडी कर सकते हैं, इंडिविजुअल की स्टडी कर सकते हैं, वैसे ही हम उसी तरीके से स्टेट की या सिटी स्टेट की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हमने देख लिया थ्योरी ऑफ सोल्स देख लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में। जैसे कि हमने थ्योरी ऑफ सोल देखा कि तीन अलग अलग सोल हैं, गोल्डन क्लास, सिल्वर क्लास और हमारी जो है कॉपर क्लास। तो इन तीनों क्लासेस में हमने देख लिया कि ये तीनों अलग अलग काम करेंगे। अब आप मान लो तीन दोस्त हैं, तीनों दोस्तों को अलग अलग काम कर दिया, दे दिया गया है, तीनों दोस्त अलग अलग काम को अच्छे से निपटा के
अपना काम फटाफट करके और आ जाएंगे। लेकिन अगर तीनों को एक साथ काम दे दिया, कोई कहेगा कि ये मैं करूँगा, कोई कहेगा कि ये मैं करूँगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनकी उसमें स्पेशलाइजेशन हो। तो थ्योरी ऑफ जस्टिस है जो, वो इसी बेस पे डिपेंड है कि तीन अगर क्लास है ना, तो उनके अंदर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन है, उनके फंक्शन अलग अलग है और उसमें उन्हें क्या मिली हुई है, स्पेशलाइजेशन है। तो वो अपने काम अपने आप से करें, कोई एक दूसरे के बीच में इंटरफेरेंस न करे। ठीक है। तो वन वर्च्यू वन क्लास वन ड्यूटी। ठीक है। एक ही क्लास है, एक ही ड्यूटी है, एक ही वर्च्यू है, आपको वही करना है। तो ऐसे ही स्टेट क्या है, इंडिविजुअल रिट लार्ज है। अगर कोई अपना काम अच्छे से करेगा, वैसे ही उसका पूरा फैमिली अच्छे से चलती रहेगी। एक फैमिली है, अगर उसमें अच्छे से अपना काम करोगे हर पर्सन, तो वो फैमिली अच्छे से चलती रहेगी। ऐसे ही स्टेट के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो अगर अपना काम अच्छे से करेंगे तो हमारा स्टेट भी अच्छे से चलता रहेगा और हमारा जस्टिस सिस्टम अच्छे से काम करेगा। नेक्स्ट है जी थ्योरी ऑफ एजुकेशन। जैसे अब तीन क्लास अलग अलग तो बना दी थी, गोल्डन क्लास, कॉपर क्लास, सिल्वर क्लास। तो वो मिलेंगे कैसे कि हाँ ये गोल्डन क्लास का बंदा है, ये सिल्वर क्लास का बंदा है, ये कॉपर क्लास का बंदा है। तो उसके लिए आया थ्योरी ऑफ एजुकेशन। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन से वो बंदे ढूंढे गए कि हाँ कौन किस क्लास का है, और वहाँ से क्या हुआ, फिर थ्योरी ऑफ जस्टिस को सपोर्ट मिली। तो थ्योरी ऑफ एजुकेशन में क्या किया गया भाई, रूसो ने जो क्या है कि जो द रिपब्लिक बुक है, जो प्लेटो की द रिपब्लिक बुक है, इसको फाइनेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन के ऊपर बताया था कि ये फाइनेस्ट ट्रीटीज ऑन एजुकेशन है। ठीक है, जो आज तक में लिखी गई है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, एजुकेशन इज द मीन्स टू फाइंड आउट द स्पेशल क्वालिटीज। यानी जो एजुकेशन है, इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल क्वालिटीज पहचान सकते हैं किसी सोल की, कि वो कैसी सोल है, गोल्डन है, कॉपर है, सिल्वर सोल है। तो इसके लिए इसने क्या किया, अपने स्पार्टन सिस्टम का जो एजुकेशन है उसमें उन्होंने एथेनियन सेंस भी डाली, और फिर एक एजुकेशन सिस्टम तैयार किया जिसके अंदर वो क्या करते हैं कि वो चेक करते हैं कि कौन से बंधक या फिर कौन सा सोल किस टाइप की है। ठीक है। तो एजुकेशन को इन्होंने पूरे होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए करवाया, मेंटल, मोरल, हर चीज़ के लिए स्टेट कंट्रोल्ड एंड कंपलसरी एजुकेशन करवाई, कि स्टेट ही कंट्रोल करेगा और सबको मिलेगी, चाहे वो मेल है या फीमेल है। ठीक है। स्टेज चलेगी फ्रॉम 70 to 50 ईयर्स। ठीक, और लास्ट में क्या बन जाएगा, फिलोसफर किंग निकलेंगे वहाँ से। तो ऐसे ही क्या होता है, इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। जैसे पहला यहाँ पे बता दिया मैंने, स्टेट कंट्रोल और कंपलसरी एजुकेशन है, बोथ मैन एंड वुमेन के लिए है। ठीक है। उसके बाद मेंटल और मोरल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। रिलेशन विद सोल है इसका, कि हम सोल को कैसे डिफाइन करेंगे, वो चीज़ इसके बताई गई है। और इससे हमें क्या मिलेगा, फिलोसफर किंग मिलेगा। तो इसका एक पैटर्न है कि कैसे कैसे होगी। जैसे इसमें क्या करेंगे, अप टू 7 ईयर्स, जब तक बच्चा 7 साल का नहीं हो जाता, तब तक उसे क्या दिखा, मोरल स्टोरीज सिखाई जाएंगी। ठीक है। उसके बाद 7 से 17 तक, 7 से 17 तक उनको क्या सिखाया जाएगा, म्यूज़िक, जिम्नास्टिक, एलिमेंट्री एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है। फिर 17 से 20 तक उनको क्या करवाया जाएगा, फिजिकल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग्स। जैसे ही, सॉरी, ये 20 के हो जाएंगे, इसके बाद एक टेस्ट होगा, टेस्ट है 20। तो यहाँ पे जो भी फेल हो जाएगा, फेल वाले को निकाल के क्या कर दिया जाएगा, भेज दिया जाएगा, और उससे क्या बोला जाएगा कि आपके अंदर क्या है, एपेटाइट ज़्यादा है, एपेटाइट ज़्यादा है, तो आप क्या करें, प्रोडक्शन क्लास में जाएं। ठीक है। फिर ऐसे ही आगे चलेगा, आगे क्या होगा, 18 से 20 तक हो गया हमारा, फिर 20 से मतलब 21 से लेके 30 साल तक फिर हायर स्टडीज करवाई जाएंगी। कब से कब, 21 से 30,
हायर स्टडीज। फिर क्या होगा, 30 साल में क्या होगा, एट 30 टेस्ट होगा। जो इसको बचे हुए में से जो फेल हुआ वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा सोल्जर क्लास, यानी करेज है उसके अंदर, उसको बोलेंगे हम सोल्जर क्लास का बंदा है। ठीक है। उसके बाद 30 से 35 फिर डिस्कशन होंगे, 31 बोल सकते हैं आप, 31 से 35 यहाँ पे इनको डायलेक्टिक सिखाया जाएगा, फिलोसफी सिखाई जाएगी। ठीक है। फिर इनको लॉजिक सिखाए जाएंगे, और फिर इसके बाद एक 36 से 50 तक इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाई जाएगी, क्योंकि अब तो ये टॉप मोस्ट बच गए हैं, उनको अब कहाँ भेजा जाएगा, 36 से 50 वालों को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। ठीक है। तो इसके बाद ये क्या हो जाएंगे, क्या बनने के लिए रेडी हो जाएंगे, फिलोसफर किंग, इसको बोलते हैं हम पीके। ठीक है जी। तो वहाँ से हमारा यानी पूरे एजुकेशन सिस्टम से हमें क्या मिला, फिलोसफर किंग भी मिला, हमें पूरे तीनों क्लासेस के बंदे मिले, गोल्डन, सिल्वर और कॉपर क्लास के। ठीक है सर। तो आगे हम बढ़ते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म पे। ये भी प्लेटो के बहुत ही रेडिकल व्यूज़ हैं। जैसे अब कम्युनिज्म क्या होता है कि उसके ऊपर स्टेट का अधिकार हो जाना। ठीक है। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, इन्होंने कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स, ये दो सिद्धांत दिए हैं। प्रॉपर्टी में इनका मानना था कि जो भी लीडर है उनको प्राइवेट ओनरशिप नहीं मिलेगी। लाइक जो भी किस बंदे कौन से क्लास के बंदे, गोल्डन क्लास के बंदे हैं या सिल्वर क्लास के बंदे हैं, उनको क्या नहीं मिलेगी, उनको ओनरशिप नहीं मिलेगी। ओनरशिप किसको मिलेगी प्रॉपर्टी की, सिर्फ और सिर्फ जो कॉपर क्लास के बंदे हैं, यानी जो हैं प्रोडक्शन क्लास के। उनको क्यों मिले, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी पता है उनको कि इनके अंदर भूख है, तो वो अपना इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जो गोल्डन क्लास है और सिल्वर क्लास है, उनको क्या है, उनको भूख नहीं है, तो उनके पास उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं दी जाएगी। अगर उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी देने का हक दिया गया तो वो क्या करेंगे, अपनी टाइम के साथ साथ प्रॉपर्टी को इकट्ठा करते जाएंगे, इसलिए उनको प्रॉपर्टी का हक नहीं दिया गया। ठीक है। उसके बाद कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स हैं, वाइव्स यानी वाइफ के लिए, स्टेट एज अ फैमिली। स्टेट है वो क्या होगा, फैमिली की तरह होगा। कोई उसमें ये नहीं है कि सिंगल एज अ सिंगल पर्सन फैमिली नहीं है, कि मतलब कोई भी, मैं आपको अगर अच्छे से समझाऊं, अगर एक बंदा फिलोसफर किंग की तरफ जा रहा है, यानी अच्छी खासी उसकी एजुकेशन हो गई है, और एक फीमेल जिसकी एजुकेशन अच्छी खासी हो गई है, तो उन दोनों को अगर रिलेशन बनाने, तो वो सिर्फ क्या करेंगे, उनके बच्चे पैदा होंगे, और उन बच्चों को सिर्फ डिलीवरी होते ही क्या होगा, स्टेट को सौंप दिया जाएगा, और स्टेट ही उसे संभालेगा, स्टेट ही उसे बड़ा करेगा। ठीक है। कोई और इनकी जिम्मेवारी नहीं है उसे संभालने की, ना ही इनको फैमिली रखने का अधिकार है, क्योंकि जो करप्शन होता है वो फैमिली के लिए ही किया जाता है। मोस्टली पीपल अपनी फैमिली, अपने बच्चों, अपनी वाइफ को खुश रखने के लिए, उनके शौक पूरे करने के लिए क्या करते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं अपनी पोजीशंस का। इसलिए प्लेटो ने ये इतना कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स और कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का कंसेप्ट दिया है, जो कि काफ़ी रेडिकल मूव था। ठीक है। उसके बाद ये मैंने बता दिया आपको, रूलिंग क्लास और सोल्जर क्लास के ऊपर अप्लाई होता है और प्रोडक्शन क्लास के ऊपर अप्लाई नहीं होता। ठीक है। क्योंकि प्लेटो का मानना था फैमिली इज अ बिगर इविल देन प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी किसके लिए करता है बंदा इकट्ठी, अपनी फैमिली के लिए ही करता है। ठीक है। देयर इज नो सिस्टम ऑफ परमानेंट वेडिंग अमंग द गार्जियन क्लास, एंड ऑल वुमेन आर टू बी कॉमन टू ऑल मैन एंड वाइस वर्सा। समझ रहे हैं, सभी सभी के साथ रह सकते हैं। तो उसके बाद आप सबको ये समझ आया, स्टेट ही उन्हें क्या करेगा, पाल पोस के बड़ा करेगा।
ताकि उसमें क्या ना हो, डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। ठीक है, नेक्स्ट। फिलोसोफर किंग, रूल ऑफ नॉलेज, यानी किसका रूल होगा? नॉलेज का। क्यों? क्योंकि फिलोसोफर किंग बहुत ही 50 ईयर्स की अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके क्या बना है? राजा बना है, वहाँ का किंग बना है। तो उसको क्या होगा? नॉलेज होगी। तो अब किसका रूल होगा? नॉलेज का रूल होगा। और इनको कैसी पावर देने की बात कर रहे हैं? अब्सोल्यूट पावर। अब्सोल्यूट पावर यानी सारी पावर उनके हाथ में है। उनके हाथ में, प्लेटो का मानना था कि आप इतने पढ़े लिखे इंसान को, इतने साल जिसने स्टडी की, अपना सब कुछ खोया है, उसे अब हम कैसे रोक सकते हैं? उसके अंदर एब्सोल्यूट पावर्स होंगी उसके पास, तक क्योंकि उसने बहुत सारी स्टडी की है। ठीक है, लेकिन उसको कौन रोक सकता? एक्सेप्ट लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, उस वो उसको रोक सकता है। ठीक है, नो फैमिली, नो प्रॉपर्टी इंटरेस्ट। तो आप समझ सकते हैं फिलोसफर किंग कैसी लाइफ हो जाएगी। प्लेटोज कंसेप्ट ऑफ फिलोसफर किंग इज Plato's concept of justice. He accorded a position of pride to the element of reason. उसके रीजन इतने अच्छे से डेवलप हो चुके होंगे तो उसे प्राइड की पोजीशन मिल जाएगी। और उसके पास क्या होगा? राइट टू गवर्न होगा, अनलिमिटेड पावर्स होंगी फिलोसफर किंग की। तो दोस्तों उसकी क्या होगी क्वालिफिकेशन? जो है वो मैन ऑफ रीज़न होगा, उसका 50 साल का एक्सपीरियंस होगा एजुकेशन के अंदर, ना उसकी कोई प्रॉपर्टी होगी, ना उसकी कोई फैमिली होगी। अब उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स होंगी। हिज विजडम कैन नॉट बी क्वेश्चनड बाय एनी पब्लिक ओपिनियन। प्लेटो ने एक लिमिटेशन उनके सामने रखी है, क्या? कि उनको क्या होगा? एक्सेप्ट लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आता है जी हमारा टाइप ऑफ गवर्नमेंट का। तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? 5 टाइप की गवर्नमेंट के बारे में बताता है प्लेटो। सबसे अच्छी और सबसे बुरी के बारे में भी। सबसे अच्छी किसको बताता है? अरिस्टोक्रेसी को। अरिस्टोक्रेसी यानी रूल ऑफ फिलोसफर किंग। कौन हो गया? पीके। उससे नीचे किसको बताता है? डेमोक्रेसी की। डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी? व्हेन क्वालिटी एंड वर्चूज ऑफ लीडर इन, इसकी क्वालिटी एंड वर्चूज डेमोक्रेसी में। फिर जो करता ओलिगार्की, ओलिगार्की यानी रिच पीपल का रूल। फिर आता है डेमोक्रेसी, इग्नोरेंस का रूल, इसको तो सपोर्ट करता ही नहीं था। फिर नीचे सबसे आता है टायरनी। टायरनी यानी जो सिर्फ अपने बारे में सोचे, उनका रूल। ठीक है, लॉलेस गवर्नेंस बाय टायरेंट। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया प्लेटो, और आज मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरी कोशिश रहेगी मैं अपने आप में इम्प्रूवमेंट करूँ साथ के साथ, और आपको कंसेप्ट क्लियर करवाता चलूँ। सो थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक आवर वीडियोस। आपको जल्दी जल्दी अपडेट मिलती रहेंगी। धन्यवाद।